छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम संस्कृत के वर्ण विचार के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। वर्ण वर्ण विचार अर्थात वर्णों के बारे में विचार विमर्श करना। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है अक्षर अर्थात लेटर। इंग्लिश में लेटर कहते हैं, हिंदी या संस्कृत में वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD A to Z और हिंदी में अ से लेकर के ज्ञ स्र ह छ त्र तक। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह भाषा वैदिक काल से आज तक अनवरत अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। यह जो भाषा है संस्कृत भाषा वैदिक काल से, वेदों के युग से आज तक लगातार अध्ययन अध्यापन का माध्यम बना हुआ है। इसमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, काव्यों, नाटकों आदि अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई है। इसे देववाणी, सुर भारती, गिरवाड़ भारती आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात जो संस्कृत भाषा है उसे देवताओं की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसका नाम देववाणी, सुर भारती, गिरवाड़वाड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है। यह देवताओं की भी भाषा मानी गई है। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार किया हुआ, अर्थात जिस भाषा से समस्त दोषों को दूर कर उसका व्याकरण के अनुसार संस्कार कर दिया गया है वही संस्कृत है। संस्कृत भाषा का व्याकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। इसी संस्कार के कारण यह आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी अर्थात जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं, मराठी भाषा लिखते हैं, नेपाली भाषा लिखते हैं, वह क्या है? देवनागरी लिपि है, जो हिंदी, मराठी, नेपाली आदि अन्य भाषाओं की भी है। इस प्रकार संस्कृत एक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तथा इसका व्याकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। भाषा होने के कारण इसके व्याकरण को जानना भी आवश्यक है। कोई भी भाषा के लिए हम व्याकरण को जानेंगे तब हम उसका सही उच्चारण कर सकते हैं, सही शब्द और वाक्य को बोल सकते हैं, ताकि हम उसके माध्यम से शुद्ध भाषा को जाने तथा उसका प्रयोग कर सकें। व्याकरण के अंतर्गत भाषा का शुद्ध ज्ञान एवं उसका प्रयोग सिखाया जाता है। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है? वर्ण विचार अर्थात अक्षर के बारे में जानना, अक्षर के बारे में विवेचना करना। वर्ण विचार इस भाग के अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, संयोजन, वियोजन, उच्चारण, स्थान तथा संधि आदि का विवेचना किया जाता है। वर्ण के अंतर्गत वर्ण के आकार, प्रकार और उसके संयोजन, वियोजन। संयोजन यानी कि जोड़ना, वियोजन यानी कि अलग करना। उच्चारण स्थान, हम कौन सा वर्ण या कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारण करते हैं। जैसे उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इन जगह से, इन स्थान से कौन कौन से अक्षरों का उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान तथा संधि जैसे पढ़ते हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इस वर्ण विचार के अंतर्गत उनका वर्णन किया जाता है। उसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द अर्थात 2 या 2 से अधिक अक्षर या वर्ण मिल करके एक शब्द बनता है, जो सार्थक शब्द कहते हैं इसको, जिसका कुछ अर्थ हो। 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके 2 या 2 से अधिक अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत शब्दों का ज्ञान, उनके लिंग, कोई भी शब्द है उसका लिंग कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, ये जानना जरूरी है। तो शब्द विचार के अंतर्गत उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत कारक अर्थात केस, समास, प्रत्यय और क्रिया रूपों के निर्माण तथा शब्द रूपों व धातु रूपों का विशेषता विवेचन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत क्या कौन सा किया जाता है? शब्दों का ज्ञान, लिंग, वचन, पुरुष, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, क्रिया रूप के निर्माण तथा शब्द रूप और धातु रूप के निर्माण के बारे में विवेचना किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके एक सार्थक वाक्य बनता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इस तरह का वाक्य है। तो यह इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिला हुआ है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, वाच्य, निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि का विस्तृत विवेचना किया जाता है। वर्ण, वर्ण क्या होता है? एक स्वतंत्र वर्ण होता है, अक्षर होता है, एक अक्षर होता है। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्षर मिल करके एक शब्द बनता है। वाक्य क्या होता है? वाक्य दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक वाक्य बनता है। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत का वर्णमाला कितना होता है? जैसे इंग्लिश में 26 होता है, अंग्रेजी भाषा में कितना वर्ण है? 26। हिंदी में वैसे 52 पढ़ते हैं। उसी तरह संस्कृत में 48 पढ़ते हैं। संस्कृत और हिंदी का वर्णमाला एक ही है, इससे आप अवगत हैं। संस्कृत में विसर्गों का प्रयोग प्रायः अधिक होता है। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। इन वर्णों के भी भेद हैं जो निम्न हैं। वर्ण के भेद, अक्षर का जो भेद होता है 3 प्रकार से है: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। अक्षर 3 प्रकार के हैं, वर्ण 3 प्रकार के हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, अर्थात जो अक्षर होता है, लेटर होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। स्वर, सबसे पहले स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो वर्ण है स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अब इन स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यहां देखिए स्वरों के भेद। स्वर मुख्य रूप से 3 हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और प्लुत का अर्थ होता है जो लंबी खींची जाती है, जिसको कहना चाहिए जो दीर्घ से बड़ा। ह्रस्व होता है छोटा, अर्थात एक मात्रा के उच्चारण के बराबर, जिसको ह्रस्व बोलते हैं। दीर्घ 2 मात्रा के उच्चारण के बराबर। प्लुत 2 से अधिक, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5 मात्रा के उच्चारण के बराबर। यहाँ देखिए ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगता है, अर्थात जिन वर्ण का उच्चारण करने में हमें 1 मात्रा अर्थात 1 पलक झपकते ही जिसका उच्चारण हो जाता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 है: अ, ई, उ, री, ली। ये जो ली शब्द है
वैदिक शब्द है, वेदों में इसका उपयोग होता है, आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। ये वैदिक अक्षर है जिसका उच्चारण वेदों में होता है। अ, ई, उ, री, ली, ये जो वर्ण है ह्रस्व वर्ण है, यानी कि स्मॉल लेटर भी कह सकते हैं, छोटा अक्षर कह सकते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, अर्थात जिनको उच्चारण करने में इनसे डबल समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात इसमें ज्यादा समय लगता है। यदि हम अ का उच्चारण करते हैं, अ का उच्चारण कम समय लगता है, आ का उच्चारण करेंगे ज्यादा समय लगता है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, अर्थात इससे ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर वर्ण है। उसके बाद प्लुत स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के बराबर का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम किसी का नाम, किसी को पुकारते हैं, किसी का नाम लेते हैं, जैसे श्याम इधर आना, राम इधर आना, तो क्या है, खींच करके बोला जाता है। या जैसे हम कोई गीत गा रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, तो हम उसको लंबा खींच करके गाते हैं, तो वहां पर प्लुत स्वर वर्ण होता है। जैसे ओम, राम, इस तरह के उच्चारण करने में हमें समय ज्यादा लगता है, अर्थात हम खींच करके बोलते हैं, तो वहां पर प्लुत स्वर वर्ण होता है। वे प्लुत स्वर वर्ण कहलाते हैं। प्लुत को प्रदर्शित करने के लिए स्वर वर्ण के आगे 3 की संख्या लिख दी जाती है। जैसे ओम, भो राम, हे कृष्ण, तो यहाँ पर क्या है, ओम, ओम बोलते हैं तो ओ को हम लंबा खींच करके बोलते हैं। राम बोलेंगे तो राम को भी खींच करके बोलते हैं। कृष्ण, तो यहाँ पर भी लंबा खींच करके बोला जाता है। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 3 स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनको अलग अलग भाग में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर वर्ण कितना है, 5 है, दीर्घ स्वर वर्ण 8 है, और प्लुत स्वर वर्ण कितना है, इसका कोई संख्या निश्चित नहीं है। उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, क, क पूरा बोलेंगे तो क में क्या है, अ लगा रहता है, क में अ लगा रहता है। का बोलेंगे तो क में आ है। उ बोलेंगे तो क में ऊ है। प बोलेंगे तो प में क्या है, अ है। उसी तरह से ली बोलेंगे तो ल में क्या है, ई है। इस तरह से जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें स्वर लगा रहता है, स्वर के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क में हलंत लगाए, क धन उ, कु, प धन अ, प, ल धन ई, ली, ल ई, ली, म धन ए, में। इस तरह से जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें स्वर लगा रहता है, स्वर के साथ ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। व्यंजनों के भेद। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श, अंतःस्थ और उष्ण। व्यंजनों को उच्चारण तथा रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 25 होते हैं, 25, और 5 भागों में बांटे गए हैं, जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।
जैसे यहाँ पर क वर्ग, यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो व्यंजन वर्ण मुख के बीच में या मध्य में स्थित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ मुख का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करने में हमें ऐसा लगता है कि ये जो वर्ण है हमारे मुख के अंदर में स्थित है, जैसे य र ल व, अर्थात जीभ जो है मुख के किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? य र ल व। इनके उच्चारण करने में क्या है, ऐसा लगता है जैसे जीभ मुख के कोई भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है, हल्का से स्पर्श करती है लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्मी, गर्म। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़कर निकलने के कारण ऊष्मा पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु रगड़ करके बाहर निकलती है, अर्थात स्पीड में हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख से वायु रगड़ करके बाहर निकलने के कारण गर्मी पैदा करती है, जैसे यहाँ का दिया है श, श, स, ह। इनका उच्चारण करने में ऐसा लगता है कि हमारे मुख से वायु गरम गरम निकल रही है। जैसे आप बोल के देखिए श, स, श, ह। ये जो 4 वर्ण है स, श, श, ह, ये इनको उच्चारण करते समय मुख से वायु गति से निकलती, तेज गति से निकलती है, जिससे कि ऊष्मा पैदा होती है। उसके बाद तीसरा वर्ण है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण का प्रयोग संस्कृत में बहुत ज्यादा होता है। अयोगवाह वर्ण जो न तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी संकेतों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया जाता है तथा भाषा में उनका उच्चारण भी होता है, वे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ये जो अयोगवाह वर्ण है अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और 3 ही है। अयोगवाह वर्ण 3 है, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो ऊपर में बिंदी लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग जिसका उच्चारण ह होता है, जैसे बालकः, बालकम, बालकः और बालकम। मैं यहाँ एक शब्द लिख देता हूं, बालकः और बालकम। ये क्या है? विसर्ग है और ये अनुनासिक है। और अनुस्वार किसे कहते हैं? विसर्ग ह, विसर्ग जिसका उच्चारण होता है ह, बालकः, और अनुनासिक बालकम, और ये बालकम हो गया, और चंद, जैसे लिखूंगा चंद, चंद, ये अनुस्वार है जिसका उच्चारण नाक से होता है, और अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? नाक और मुंह से एक साथ होता है। जैसे मैं लिखूंगा माँ, माँ। माँ शब्द क्या है? माँ में चंद्र बिंदु लगा है, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से एक साथ होता है। और लिख देता हूं चांद, चांद, माँ, चांद, चंद। चंद का उच्चारण नाक से होता है, और माँ का उच्चारण, चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और मुख दोनों से एक साथ होता है। चांद में जो चंद्र बिंदु लगा है वह भी नाक और मुख से एक साथ होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं और इसको अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है और ये विसर्ग है।
अयगुआ वर्ण जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी संकेतों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया जाता है और भाषा में इनका उच्चारण होता है। ज्यादातर संस्कृत भाषा में अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक का उच्चारण बहुत ज्यादा होता है। अनुस्वार, विसर्ग, अंग, अह, अंग और अह जो हम पढ़ते हैं अ आ ई उ ए ओ अंग अह, अंग अह क्या है? अयगुआ वर्ण है जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। अनुस्वार तथा अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है वे अनुस्वार होते हैं, जैसे अंग, चंद्रबिंदु आदि। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार वर्ण जिनका उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के एक साथ किया जाता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनके लिए चंद्रबिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृता, विद्वान लिखित, लेखांकलिक, इस तरह से। विसर्गों का उच्चारण विसर्ग स्वर के बाद लगाए जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा उनका चिन्ह दो बिंदी होता है। इनके उच्चारण के लिए ह की ध्वनि निकलती है, जैसे नृपः, बालकः, छात्रः आदि। इस प्रकार से संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। 48 वर्ण कौन कौन से? 13 वर्ण स्वर के और 33 वर्ण व्यंजन के और 2 वर्ण अयगुआ के। इस तरह से 48 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जब 2 वर्ण परस्पर मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या निश्चित नहीं है। कुछ प्रमुख संयुक्त व्यंजन निम्न हैं, जैसे क्ष, त्र, य, श्र, कक्ष। कक्षा वाले जो छ होता है उसमें क क्या क्या लगा रहता है? छ और क दोनों मिलकर के छ में क और श, क और श मिलकर के छ बनता है। त्र, त्र किससे बनता है? त और र मिलकर के, अर्थात 2 व्यंजन वर्ण मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 व्यंजनों का योग। 2 या 2 से अधिक व्यंजन भी हो सकते हैं। उसके बाद वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्ण संयोजन वियोजन आप जानते ही हैं। वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़ करके लिखना, उसको संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क, रि, श, अ, क, अ, ये सभी सब अक्षर मिल करके क्या बना है? कृषक। तो इसको हम कहेंगे वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़ करके लिखना। उसी तरह से वर्ण वियोजन होता है। वर्ण वियोजन अर्थात वर्णों को अलग करना। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रार्थना, प्रार्थना को हम अलग अलग करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? प, र, आ, र, थ, प, न, आ। इस तरह से वर्णों को अलग करना, इसको कहते हैं वर्ण वियोजन।
अब आइए अगला देखते हैं, उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। हर एक अक्षर का एक उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थानानि अर्थात उच्चारण के जगह, हम कौन से वर्ण को कहां पर से उच्चारण कर रहे हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से होता है, अतः उनका उच्चारण स्थान भी जानना आवश्यक है। वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न तालिका द्वारा सरलता से समझे जा सकते हैं। यहाँ पर उच्चारण स्थान दिया है। उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। स्वर, हम कंठ से कौन कौन से स्वरों को उच्चारण करते हैं, उसके बाद कौन सा व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण, और उसका संज्ञा अर्थात नाम क्या रखा गया है। जैसे यहाँ पर कंठ, कंठ किसे बोलते हैं? यहाँ पर कंठ का उच्चारण, कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, अर्थात यहाँ से हमारा उच्चारण आ का उच्चारण यहाँ से होता है और क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण भी यहाँ से होता है। उसके साथ ही ऊष्म व्यंजन का ह का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। उसके बाद तालु, तालु किसे कहते हैं? कंठ के ऊपर भाग, कंठ के ऊपर भाग को कहते हैं तालु, जिसका उच्चारण अक्षर क्या क्या है? ई, च, छ, ज, झ, य, श। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से, अर्थात कंठ के ऊपर से। उसके बाद है मूर्धा, मूर्धा अर्थात री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, अर्थात मूर्धा यानी कि जीभ के ऊपरी भाग, जीभ का जो ऊपर भाग है वह क्या होता है? मूर्धा होता है। इनसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? री, ट, ठ, ड, ढ, र, श। इसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। उसके बाद दंत, दंत अर्थात दांत, जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है, जैसे री, त, थ, द, ध, न, ल, स, इसे दंत्य भी कहा जाता है। उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ अर्थात ओठ, ओठ के पास से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? उ, प, फ, ब, भ, म, अर्थात हमारा जो ओष्ठ है वो दोनों स्पर्श एक साथ करती है, इसको ओष्ठ भी कहते हैं। कंठ, तालु, कंठ और तालु मतलब दो स्थान से एक अक्षर निकलता है। जैसे कंठ, तालु, कंठ और तालु से क्या क्या निकलता है? ए, इसको कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ क्या निकलता है? औ, इसको कंठोष्ठ भी कहते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ अर्थात व शब्द दंतोष्ठ वर्ण। उसके बाद है नासिका अर्थात नाक, नाक से कौन कौन से निकलता है? अंग, ञ, ण, न, म, ये नासिक के वर्ण है। ध्यान देने योग्य है, जैसे ये अंग, ञ, ण, न, म, ये नासिका वर्ण है। इसके साथ साथ ये अपने वर्गों के लास्ट में, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन पांचों से एक एक अक्षर नासिका वर्ण भी निकलता है, अर्थात नाक से निकलने वाले अपने वर्ग के अंत में भी लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस तरह से उच्चारण स्थान है, वर्णों के उच्चारण स्थान, अर्थात हम कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारण करते हैं, इसको यहाँ पर पूरा तालिका में दिया गया है विस्तृत रूप से। आप इसको अच्छे तरह से रीड करेंगे और पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, वर्ण, वर्ण के तीन भेद हैं,
उनको आपको लिखना है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। और स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन के भी 3 भेद हैं, अंतस्थ, अंतस्थ और स्पर्श, ऊष्म। और अयोगवाह वर्ण अर्थात विसर्ग वर्ण के भी 3 भेद हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह वर्ण के 3 भेद हैं, अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार। तो इन सबको आपको लिखना है और याद करना है। सिर्फ उनके भेद लिखना है और याद करना है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।